नमस्कार दोस्तों। टेक्निकल वीडियो के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज़ व्हाट इज़ ए रिसर्च पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसमें आपको दो चीज़ें पता चलेगी कि रिसर्च पेपर होता क्या है और रिसर्च होता क्या है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बेसिकली अगर मैं बोलूँगा तो इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि एमटेक कर रहे हैं या एमटेक होने के बाद या पीजी होने के बाद हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो स्टूडेंट या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट हो। तो जब हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं, पीएचडी करने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि रिसर्च होता क्या है, रिसर्च पेपर होता क्या है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे जो यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च पेपर होता क्या है। हाँ, अब हम देखेंगे कि रिसर्च पेपर होता क्या है, व्हाट इज ए रिसर्च पेपर, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च होता क्या है। तो जैसे जैसे मैं इसको समझाऊंगा वैसे वैसे आपको ये भी जानकारी मिलती रहेगी कि रिसर्च पेपर या रिसर्च एग्जैक्टली किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि रिसर्च पेपर इज द कंक्लूजन एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ए इन्वॉल्व प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग, सोर्स इवैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन। तो यानी ये जो 5 हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ही हमारा जो होता है एक रिसर्च पेपर डेवलप्ड होता है। तो जब हम रिसर्च करना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब है कि हम किसी चीज़ के बारे में डिसाइड कैसे होता है, जैसे कोई सराउंडिंग्स होते हैं या कोई हमारे पास ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसके बेस पर हम ये सोचना शुरू करते हैं कि ये चीज़ें अगर इस तरह से होती है, यानी एक अलग तरीके से आप सोचना शुरू कर देते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो जब आपको एक मोटिवेशन मिलता है तो उसके बारे में आप एक सोचना शुरू कर देते हैं और उसके लिए एक लेआउट तैयार करते हैं, और उसके बाद आप ये समझ लेते हैं कि इस तरह से कंप्लीट करने से हमारा काम एक अच्छा प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो इसका मतलब वही हुआ है कि आपकी सोच को जब आप फिजिकली कंक्लूड करते हैं, यानी एक्चुअली आप इंप्लीमेंट करते हुए उसको कंक्लूड करते हैं या आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उस चीज को हम रिसर्च पेपर कहते हैं। तो रिसर्च पेपर जब हम बनाते हैं या फाइनल प्रोडक्ट या कंक्लूजन करते हैं तो उसमें हमको कुछ इन्वॉल्व, यानी दैट विल बी एक्चुअली कंसिस्ट सम प्रोसेस, यानी इन्वॉल्व सम प्रोसेस। जो वो प्रोसेस क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होता है जिसको मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो ये जो प्रोसेस है, नंबर 1 प्रोसेस जो होता है दैट इज रिसर्च, और दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरा जो होता है सोर्स इवैल्यूएशन, और चौथा ऑर्गेनाइजेशन, एंड पांचवा है कॉम्पोजिशन। तो रिसर्च का मतलब ये होता है, जैसे फर्स्ट प्रोसेस है हमारा, तो ये रिसर्च जो होता है टुवर्ड्स द कंक्लूजन क्या का इन्वॉल्व होता है, यानी किस तरह से ये आपके रिसर्च यानी कंक्लूजन पॉइंट तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है। तो रिसर्च का मतलब जैसे मैंने बताया था कि आप सराउंडिंग्स में कोई प्रॉब्लम्स आपके पास आता है, उसको आप आइडेंटिफाई करते हो, डेली इस चीज़ों को आप देखते हो, तो उससे आपके जो दिमाग में होता है एक मोटिवेशन आता है, सेल्फ मोटिवेशन आता है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा चीज़ बनाऊं कि ये जो प्रॉब्लम्स होता है इसका एक सॉल्यूशन मिले। तो उसके लिए आप कई तरीके से लोगों से पूछना शुरू करते हैं या खुद आप देखते हो, यानी वही आपका एक सर्च, मतलब हर बार आप देख रहे हो, हर बार एक ही घटनाएं घटी रही, यानी हर बार आप एक ही चीज को सर्च कर रहे हो, एक ही चीज आपके सामने में आ रहा है। तो यही चीज होता है रिसर्च, यानी सर्च को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, या कहीं से आप गूगल में जाके के आर्टिकल में या मैगजीन में आप पढ़ते हो कि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके पास आ रहे हैं, तो यानी अलग अलग जगह से आप सर्च करना शुरू करते हो। तो ये हो गया सर्चिंग प्रोसेस, यानी पहला प्रोसेस। दूसरा, आप जब बहुत सारी चीजों को कई जगह से जब डेटा आपको मिल जाता है या इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, तो उन इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उस पर क्रिटिकल थिंकिंग आप करते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोचते हैं, और सोचने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस पे काम किया जा सकता है, वाकई ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम कर सकते हैं। तो इसलिए इसका मतलब वो है कि हमारा जो सेकंड जो प्रोसेस होता है वो रिसर्च पे डिपेंडेंट हो गया। तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग होने के बाद, अब जब आपने डिसाइड कर लिया, आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, तो उसके बाद आपको मेन होता है
कि इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कई सारे रिसर्च होता है डेटा के बेस पर होता है, डेटा के बेस पर एनालिसिस होता है, और कई सारे जो रिसर्च होते हैं वो फिजिकल, जैसे कि सपोज कर लो आपने कोई मैकेनिकल डिवाइस बना दिया है, तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फिर उसके लिए सोर्स क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर उससे क्या होता है कि आप जो है जो भी डिवाइस बनाए हैं तो आपके डिवाइस पे वो वर्क हो रहा है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, यानी उसको हम किस पे लगाएंगे वो। अब लेकिन कुछ सारे बहुत सारे ऐसे रिसर्च होते हैं जो कि डेटा के बेस पर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कोई रिसर्च करना चाहता हूं कि हमारे जैसे सपोज कर लो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो रोड एक्सीडेंट्स को हम किस तरह से कम किया जा सकता है, तो उसके लिए हमको जो डेटा है यानी उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यानी उस चीज के लिए, ऐसे टाइप के रिसर्च के लिए हमको सोर्स जरूरी होता है। तो इसलिए ये जो पॉइंट होता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है कि सोर्स हमको पता करना है और उसका इवैल्यूएशन करना है कि किस सोर्स से हमको सही डेटा मिलेगा और एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, या किस तरीके का सोर्स हम जनरेट कर सकते हैं या किस तरीके का सोर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा और उसका इवैल्यूएशन जरूरी है। तो इसलिए थर्ड पॉइंट होता है, तो यानी जो हमने सोचा है उसके लिए हमको सोर्स डिसाइड करना शुरू करेंगे। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप जब से आपने सोर्स के बारे में शुरू कर लिया, सोच लिया, तो आपको अब ये पता चल गया कि हमको डेटा आना लगेगा। तो जब आपके पास डेटा आने लगेगा तो उन डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि जो भी डेटा आएगा वो रैंडम फॉर्म में आएगा, यानी वो क्लासिफाइड नहीं होगा, अलग अलग तरीके से डेटा आएगा, उसको आपको क्लासिफाई करना है, उसको आपको फिल्टर करना है। कुछ बहुत सारे डेटा जो होता है ऑथेंटिकेट होता है, कुछ अनऑथेंटिकेट होता है, तो उनको ग्रुप वाइज डिवाइड करना है, जिससे कि एक टाइप का डेटा एक ग्रुप में डिफाइन हो जाए, यानी अलग अलग कैटेगरी के हम ग्रुप करते हैं। तो उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। अब डेटा का ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद यानी उसको ग्रुप में एनालिसिस बेस पर आप डिफाइन करने के बाद अब उन डिफरेंट ग्रुप्स को, यानी जब आप ऑर्गेनाइज कर दिए तो यानी अब आपके पास सारा चीजें सामने आ गई, अब उनको जोड़ना शुरू करते हैं। जोड़ने से क्या होगा कि कौन सा पार्ट कहां जुड़ेगा, जिससे कि हमको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। यानी आप एक ऑर्गेनाइज करते हो, एक सीक्वेंशियल वे में उसको सजा के रख देते हैं एंड देन उसको आप कंपोज करना लगते हो, तो ये फाइनल हो रहा है। जैसे ही आपका कंपोजिशन हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो होता है प्रोडक्ट तैयार हो गया, यानी फाइनल प्रोडक्ट बन गया, यानी आप कंक्लूजन में पहुंच गए। तो यानी जो चीजें हम फिजिकल सेंस में सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रियल लाइन की बात कर रहा हूं, जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक बाइक बनाने का इंडस्ट्रियल लाइन होता है, तो इन चीजों को हम पहले सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों के बारे में, लोगों से राय लेते हैं, लोगों के रिव्यूज लेते हैं, लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके के बाइक को ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसके बारे में बहुत सारे रिसर्च करते हैं, लोगों के बारे में रिसर्च करते हैं कि बाइक, लोगों का बाइक के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके थिंकिंग के बारे में, और उसके बाद उसका क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। फिर ये पता करते हैं कि अगर हमको इस तरीके का बाइक बनाना है तो हमको सोर्स क्या होना चाहिए, किस तरीके के सोर्स यानी मटेरियल कहां से आएगा, उसका इवैल्यूएशन जरूरी है। अब जब मटेरियल आने लगेगा तो अब उन मटेरियल से छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे और उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे। अब ऑर्गेनाइज करने के बाद इंडस्ट्रियल लाइन में उसका कंपोजिशन करते हैं, यानी उसको इंटीग्रेट करते हैं हर एक पार्ट को, यानी एक छोटा से छोटा स्क्रू इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हम कंपोजिशन करते हैं तो इसका मतलब है हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो इसका मतलब है वी आर कंक्लूडेड, यानी हमने जो सोचना शुरू किया अकॉर्डिंग टू द यूजर, हमारा कंक्लूजन मिल गया, हमको डेटा मिल गया। तो ये होता है रिसर्च जो पेपर हम लिखते हैं, तो उनमें इन चीजों को इन्वॉल्व करना जरूरी है, यानी इन चीजों के बारे में लिखना, यानी एक रिसर्च पेपर में इन चीजों को हम एक ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि इन चीजों को हम एक अलग अलग नाम से स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं। तो रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में कि रिसर्च पेपर इज अ लिविंग थिंग which grows and changes as the researcher explores। तो इसका मतलब होता है कि रिसर्च पेपर इज अ लिविंग थिंग which grows and changes as the research explores and interprets and evaluate source related to a specific topics। तो इसका मतलब है कि रिसर्च पेपर को कभी भी आप एक स्टैटिक नहीं मानेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स नहीं मानेंगे कि आपने एक रिसर्च पेपर लिख दिया है तो यानी मेरा काम खत्म हो गया, यानी इस पर्टिकुलर काम के लिए ये रिसर्च पेपर काफी है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा सोच ही नहीं सकते। क्योंकि रिसर्च पेपर जब भी आप कोई भी एक रिसर्च पेपर लेते हो तो वो एक लिविंग थिंग होता है, यानी उसमें हमेशा ग्रोनेस होता है। ग्रो कैसे होगा, सो ग्रोस या उसमें चेंजेस कैसे होगा, जैसे जैसे रिसर्चर जो होता है एक्सप्लोर करेगा या इंटरप्रेट, एक्सप्लोर करने के साथ साथ उसको इंटरप्रेट करेगा, इवैल्यूएट करेगा, जैसे
इवैल्यूएट सोर्स जो भी स्पेसिफिक टॉपिक में ये चीजें करना शुरू करता है तो नए नए आइडियाज आने लगते हैं। तो जब नए नए आइडियाज आने लगते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली आपको फोर्सफुली उसमें चेंजेस करना पड़ता ही है, क्योंकि आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होते कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसमें ये इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक पेपर पढ़ते हैं और एक पेपर के बेस पर आप स्टार्ट करते हैं किसी पेपर को लिखना है, स्टार्टअप करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही आपको दूसरा पेपर सामने आता है तो डेफिनेटली आपको एक सेल्फ मोटिवेट मिलता है कि हाँ दूसरे पेपर में इस तरीके का सेम चीजों को लिखा गया है कि हम इसको इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जस्ट आपने जो पहले पेपर स्ट्रक्चर तैयार किया था उसमें मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी अब वो स्टैटिक नहीं रहा। तो दैट मीन्स यही हुआ कि हम जो रिसर्च पेपर है उसको हम लिविंग थिंग मानते हैं, हमेशा वो ग्रो करता है। यानी 5 दिन अगर आप रिसर्च पेपर में इन्वॉल्व होते हैं और 5 डेज अगर आप उसमें इन्वॉल्व होके 5 डेज में 5 डिफरेंट पेपर्स पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके पेपर में मॉडिफिकेशन होता ही है। और अगर आप नहीं करते हो तो ये गलत बात होगी, क्योंकि आपको डेफिनेटली करना ही चाहिए। क्योंकि रिसर्च पेपर का मतलब है कि आप इसमें जब तक इसमें नए नए चीजों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, तो वो आपका पेपर जो होता है अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए हमको ये चलना चाहिए कि लिविंग थिंग यानी रिसर्च पेपर इसे लिविंग थिंग मान के ही चलना चाहिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। सो अब जब आप बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जैसे मैं सोर्स इवैल्यूएशन की बात किया था, तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स आर द हार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर एंड प्रोवाइड इट्स नरिशमेंट। यानी पेपर का जो नरिशमेंट, यानी जैसे हम बोलते हैं किसी पेड़ या पौधे में जब आप पेड़ में जब पानी डालेंगे तो वो नरिश होता है, यानी नरिशमेंट, उसमें ग्रोनेस आता है, ग्रोथ होता है। तो वही चीज होता है, जैसे मैंने बोला कि पेपर इज ए रिसर्च पेपर इज ए लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग के लिए आपको डेटा चाहिए, तो वो डेटा कहां से मिलेगा? प्राइमरी या सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्स वो होता है जो कि फिजिकली आप खुद डेटा यानी लाइव डेटा जहां से मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। और ऐसे डेटा जो होता है लाइव नहीं होता है, यानी कहीं से आपको जनरेट करके मिलता है या आर्टिफिशियली आप जनरेट करते हो, तो ऐसे डेटा को हम लोग सेकेंडरी सोर्स में मानते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है। लेकिन ये चीज जानना जरूरी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स जो होता है वो हार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर, इसके बिना आपका रिसर्च पेपर जो होता है फ्रूटफुल नहीं होगा। और लास्ट जो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, द रिसर्च पेपर सर्व्स नॉट ओनली टू फर्दर द फील्ड इन विच इट इज रिटन बट ऑल्सो टू प्रोवाइड द रिसर्चर with a unique opportunity to increase his or her knowledge in the specific world। तो इसका मतलब है कि अगर आप रिसर्च पेपर में काम करते हैं और रिसर्च पेपर में काम करते हैं या रिसर्च पे किसी फील्ड में काम करते करते रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि खाली आप उसको लिख के छोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक नए फील्ड में आपका नॉलेज गेन हो रहा है और he or she is going to be gain their knowledge in that particular research area या research topics या research field in which they in which जो कि वो रिसर्च पेपर को लिख रहा है या उस पर काम कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा ये याद रखिए कि रिसर्च पेपर लिखना कोई खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। आप अगर कोई भी नया फाइंडिंग्स करते हैं या कोई भी नया चीज करते हैं तो आप एक डेफिनेटली एक हैबिट बना लीजिए कि जब भी आप नया चीज करते हैं तो उसके बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख के रख दीजिए। यानी यही एक स्टेटमेंट शुरुआत होता है एक रिसर्च पेपर लिखने का। उसके बाद आप उन छोटे छोटे स्टेटमेंट को एक साथ इंटीग्रेट करके एक रिसर्च पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि रिसर्च पेपर लिखना मतलब कि एक नए फील्ड में नॉलेज गेन करना। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसका आंसर दूंगा। जो नए रिसर्च फील्ड में आए हैं, जिनको कंफ्यूजन होता है कि मुझे रिसर्च करना है, किस टॉपिक्स में करना है, तो उनको एक चीज़ें मैंने जो बताया है उस चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा कि आप किसी भी रिसर्च टॉपिक पे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे रिसर्च टॉपिक्स को लीजिए जो कि सोशल हो, यानी सामाजिक तौर पे जो काम आए, लोगों के काम आए, ऐसे रिसर्च टॉपिक पे ज़्यादा काम कीजिए। तो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे जो चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।